मिशन 2024 एकजुट होने पर 400 सीटों पर हो सकता है सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में उम्मीद लगभग खत्म। कांग्रेस 227 क्षेत्रों पर ध्यान लगाएगी तो बाकी दल 173 पर करेंगे फोकस। 2% वोट शेयर के अंतर को पाटने के लिए यही रास्ता अपनाएगा विपक्ष। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बच गया है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दल भी एकदम चुनावी मोड में आ गए हैं। जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है उन्हें फिलहाल टेस्टिंग मोड में रखा गया है। अभी राजनीतिक दलों के भीतर लोकसभा की 542 सीटों के परिणाम का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। इस विश्लेषण और आंकड़ों के जाल के खेल में विपक्ष का दृष्टिकोण पटना बैठक के बाद साफ होने लगा है। विपक्षी दलों को उम्मीद है कि बेंगलुरु में अगले महीने होने वाली बैठक में एक फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है और वो ये कि 4 राज्यों उत्तर प्रदेश 80 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, पंजाब 13 सीट और दिल्ली 7 सीट को छोड़कर बाकी 400 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए ताकि यहां भाजपा को सीधे मुकाबले के लिए मजबूर किया जा सके। इनमें से 227 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है और बाकी 173 सीटों पर दूसरे दल अपनी किस्मत आजमाएंगे। इतना ही नहीं, संयुक्त विपक्ष पिछले लोकसभा चुनाव में वोट शेयर में महज 2% के उस अंतर को भी पाटने पर फोकस करेगा जिसके कारण भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता मिली थी। बेंगलुरु में होने वाली बैठक इन चुनावी समीकरणों को लेकर इसलिए इतनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आखिर क्या हो सकती है विपक्ष की रणनीति और उसका परिणाम, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। विपक्षी दलों की पटना घोषणा के बाद बेंगलुरु समझौते की तैयारी है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। भाजपा के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। इसकी घोषणा अगले महीने बेंगलुरु बैठक में हो सकती है। विपक्षी खेमे की रणनीति के अनुसार कुल मिलाकर राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद विपक्ष में राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी अन्य नेता आत्मविश्वास के साथ ये कहने की हालत में नहीं है कि 2024 में विपक्ष सत्ता में आ जाएगा। इसके पीछे 3 सवाल हैं। 1, भाजपा के खिलाफ 400 सीटों पर एक ही उम्मीदवार रहा तो क्या मोदी की हार संभव है? 2, गठबंधन कागजों पर है या जमीन पर भी उतरा है? 3, सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा रही तो विपक्ष कैसे सरकार बना पाएगा? पहले बात करते हैं 1 to 1 की। पिछले लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के संदर्भ में बात की जाए तो विपक्ष की रणनीति बहुत प्रभावी तो लगती है लेकिन निर्णायक नहीं। भाजपा ने 46 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से विजय हासिल की थी। उधर विपक्ष ने 23 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इनमें से कुछ पर विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ जीते थे तो कुछ में कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ में विपक्ष बनाम विपक्ष के बीच मुकाबला रहा था। जाहिर है कि कुल मिलाकर ऐसी 69 सीटों का गणित बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है।
भाजपा ने 105 सीटों पर 3 लाख से ज्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। इनमें से आधे में उसका मुकाबला कांग्रेस से हुआ था। ऐसी सीटों की कुल संख्या 131 रही थी। भाजपा को 2024 में 31% और 2019 में 37% वोट मिले थे और 2024 में 39% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो संयुक्त विपक्ष इन सीटों में सेंधमारी तो जरूर कर सकता है, लेकिन 3 लाख वोटों की दीवार गिरा नहीं सकता। विपक्ष की नजर ऐसे उन सीटों पर होनी चाहिए जहां भाजपा ने 2 लाख के अंतर से सीटें जीती थीं। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या कुल मिलाकर 236 थी और इसमें से भाजपा ने 164 सीटें जीती थीं। यहां भी दिलचस्प आंकड़ा है कि इनमें से भाजपा ने 55 सीटें कांग्रेस के खिलाफ जीती थीं। तो कहानी आकर अटकती है ऐसी सीटों पर जो भाजपा ने पिछली बार 1 लाख के कम के अंतर से जीती थीं। ऐसी सीटों की संख्या 77 थी। अगर विपक्ष पूरा जोर लगा दे तो यहां भाजपा को पटखनी दी जा सकती है। अगर विपक्ष इन 77 में से 60 सीटें निकाल लेता है तो भाजपा 302 से घटकर 242 पर आ जाती है। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक होना कितना जरूरी है। भाजपा ने पिछली बार यूपी में 20 सीटें 1 लाख के कम के अंतर से जीती थीं। यानी अगर अखिलेश, कांग्रेस, जयंत चौधरी एक हो जाते हैं तो यूपी में भाजपा की 20 सीटें कम हो जाने की गुंजाइश निकलती है। आंकड़ों के हिसाब से ये आंकड़ेबाजी रोचक लग रही है, लेकिन भाजपा 2 बार से चुने जा रहे सांसदों का नए सिरे से सर्वे करवा रही है। एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल गठबंधन का है। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड में मजबूत गठबंधन बन चुका है। इन राज्यों की कुल 142 सीटें पुडुचेरी मिलाकर हैं, जहां विपक्ष का स्ट्राइक रेट 80% पार होना चाहिए अगर उसे सत्ता में आते हुए दिखना है। उधर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां उसे किसी अन्य विपक्षी दल का डर नहीं है। कुछ हद तक तो उसे गुजरात में आप का डर जरूर है। इन राज्यों में कुल 130 सीटें आती हैं, जहां भाजपा पिछली बार 122 सीटें जीती थी। यहां कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है। तीसरी श्रेणी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की है, जहां कुल सीटें 142 हैं। सारा पेंच यहीं आकर फंसा हुआ है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के पाले में गेंद है। दरअसल सारी कुर्बानी यहीं दिखाई जानी है और एकता नहीं हुई तो सारा रायता भी यहीं फैलना है। 23 जून को पटना में हुई बैठक में 15 से ज्यादा दलों और 30 से ज्यादा राष्ट्रीय नेताओं ने हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों की गैर मौजूदगी के बावजूद विपक्षी दल बेहद उत्साहित हैं। इन विपक्षी दलों को इस बात का इल्हाम है कि सत्ताधारी दल से मुकाबले के लिए चुनाव पूर्ण गठबंधन का यह पहला प्रयास नहीं है। इसलिए इस प्रयास से पहले चुनावी गणित के आधार पर समीकरण भी तैयार किया जाना जरूरी है। तो भाजपा से मुकाबले के लिए संयुक्त विपक्ष का गणित क्या है? पटना बैठक में 15 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस समय भाजपा संसद के निचले सदन लोकसभा में, जिसमें कुल 543 सांसद हैं, प्रभावशाली स्थिति में है। सदन में बहुमत का आंकड़ा 272 है। 219 के आम चुनावों के नतीजों के अनुसार भाजपा के पास अपने 303 सांसद हैं और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 50 सांसद हैं। कांग्रेस के कुल 52 सांसद हैं, जबकि यूपीए के कुल 91 सांसद हैं। पटना बैठक में मौजूद 15 दलों के कुल 136 सांसद लोकसभा में हैं। साल 2019 में नीतीश कुमार का जदयू और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों एनडीए का हिस्सा थे। बिहार के मुख्यमंत्री अब विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। 2022 में शिवसेना में एक बड़े बंटवारे के साथ ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट विपक्षी मोर्चे का हिस्सा है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दूसरे गुट ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। इनमें अकेले भाजपा के पास 93 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस
कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास कुल 110 सीटें हैं। विपक्षी दलों जो पटना बैठक में शामिल हुए के राज्यसभा में भेजे गए सांसदों की कुल गिनती भी 93 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 37.36% था, जबकि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का वोट 45% रहा। हालांकि समय के साथ कई दल गठबंधन से निकल गए, जिसके बाद अब एनडीए का वोट शेयर 39.92% हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक पटना में मौजूद 15 विपक्षी दलों का वोट शेयर 37.99% है। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष भले ही 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा के खिलाफ ज्यादा मजबूती से एकजुट हुआ था, भगवा पार्टी न केवल अपनी सीटें 282 से 303 बढ़ाने में कामयाब रही, बल्कि इसके वोट शेयर 2014 में 31% के मुकाबले 2019 में 37.36% में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। विपक्ष इसी 2% के अंतर को पाटने और सीधे मुकाबले की 400 सीटों पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। बेंगलुरु में यदि इस बारे में कोई फैसला हुआ तो फिर भाजपा की राह में चुनौती खड़ी हो सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।